तो चलिए, आज इस विश्लेषण में हम उस मूल शक्ति की गहराई में उतरते हैं जो हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चला रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कोई जानता है, हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और इसका इतिहास वो सच में बहुत कम लोग जानते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। माइकल फैराडे जैसे महान वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि ये शक्ति दुनिया बदलने वाली है। एक बहुत मशहूर, हालांकि थोड़ी अप्रमाणित कहानी है कि जब ब्रिटिश राजनेता विलियम ग्लैडस्टोन ने फैराडे से पूछा कि आखिर इस बिजली का व्यावहारिक उपयोग ही क्या है, तो फैराडे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, एक दिन महोदय, आप इस पर टैक्स लगा सकेंगे। और आज देखिए, बिजली के बिलों पर हम टैक्स दे ही रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि इस अदृश्य शक्ति के असीमित मूल्य का अंदाजा कितने पहले ही लगा लिया गया था। तो इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आइए जल्दी से उस पर एक नजर डालते हैं। 1. अदृश्य शक्ति। 2. चिंगारी को काबू करना। 3. विद्युत के नियम। 4. आधुनिक दुनिया को शक्ति देना। और 5. विद्युत और प्राकृतिक दुनिया। हम प्राचीन रहस्यों से शुरू करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान तक जाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अदृश्य शक्ति, जादू, मिथक और चिकित्सा। चलिए देखते हैं कि विज्ञान के आने से पहले लोग इसे क्या मानते थे। सोचिए, जब लोगों को विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था, तब बिजली उनके लिए क्या थी? पुरानी संस्कृतियों का बिजली से पहला सामना वास्तव में जीव विज्ञान के जरिए हुआ था। 2750 ईसा पूर्व के प्राचीन मिस्र के ग्रंथों को उठाकर देखिए, उन्होंने इलेक्ट्रिक मछलियों को दूसरी मछलियों का रक्षक बताया था। बाद में ग्रीक और रोमन डॉक्टरों ने तो इसे एक जादुई चमत्कारी शक्ति मान लिया। वो लोग गठिया या सिर दर्द जैसी बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को इन मछलियों के झटके तक दिलवाते थे। मतलब वैज्ञानिक तरीकों के आने से बहुत पहले ही बिजली ने इंसानी दिमाग को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। अब आते हैं भाग 2 पर, चिंगारी को काबू करना, एक वैज्ञानिक जागरण। 2500 सालों के इतिहास को अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने पहली बार एम्बर को रगड़ने पर स्थैतिक विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी देखी थी। फिर 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट की किताब डी मैग्नेट आई, लेकिन असली रफ्तार पकड़ी 18वीं और 19वीं सदी में। बेंजामिन फ्रैंकलिन का वो मशहूर पतंग वाला प्रयोग, उसके बाद 1831 में फैराडे का इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाना और फाइनली 1947 में बेल लैब्स का ट्रांजिस्टर। एम्बर को रगड़ने की एक छोटी सी घटना ने कैसे सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया खड़ी कर दी, ये सफर वाकई कमाल का है। और इसी सफर में 1791 की वो घटना बहुत दिलचस्प है, जब लुइगी गैल्वानी ने बायोइलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या पशु विद्युत की खोज की। उन्होंने दिखाया कि बिजली के झटके से मरे हुए मेंढक की टांगें फड़कने लगती हैं। इस खोज ने उस वक्त के समाज में तहलका मचा दिया। इसी ने मैरी शेली के मशहूर नॉवल फ्रैंकेनस्टीन में मरे हुए को जिंदा करने वाले आइडिया को जन्म दिया। इस पॉइंट पर आकर विज्ञान और विज्ञान कथा के बीच का अंतर बिल्कुल गायब सा हो गया था। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, विद्युत के नियम, कार्यप्रणाली को समझना, जहां हम इसके पीछे की असल फिजिक्स पर बात करेंगे। इतिहास की कहानियों से बाहर निकलकर अगर हम कणों के कठोर विज्ञान की बात करें, तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि करंट बह रहा है, तो वास्तव में क्या घूम रहा है? इसका सीधा सा जवाब है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हर पदार्थ की एक संरक्षित संपत्ति है जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों और पॉजिटिव प्रोटॉन में होती है। कूलम के नियम के मुताबिक बिल्कुल साधारण सी बात है, एक जैसे आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग आवेश एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, और यही खींचतान इलेक्ट्रोस्टैटिक बल को पैदा करती है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की ताकत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक साथ खींच रहा है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल उन्हें अलग धकेल रहा है। आपको पता है ये धकेलने वाला बल गुरुत्वाकर्षण से कितना ज्यादा है? 10 की घात 42 गुना, मतलब 1 के बाद 42 शून्य। ये नंबर इतना ज्यादा विशाल है कि इसे दिमाग में बिठा पाना भी मुश्किल है, और यही बताता है कि ये बल ब्रह्मांड में कितना ताकतवर है। जब यही इलेक्ट्रिक चार्ज किसी सुचालक जैसे कि तांबे के तार से बहता है, तो हम उसे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसे एम्पियर में नापा जाता है। इसमें एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट है, तार के अंदर इलेक्ट्रॉन खुद बहुत धीरे धीरे चलते हैं, शायद 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर का भी छोटा हिस्सा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें चला रही होती है वो लगभग प्रकाश की गति से भागती है।
इसीलिए तो आप स्विच दबाते हैं और बिना किसी देरी के लाइट ऑन हो जाती है। अगर हम इंजीनियरिंग और अपने घरों की बात करें तो करंट मुख्य रूप से दो तरह का होता है। पहला, डायरेक्ट करंट या डीसी, जो बैटरी की तरह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक ही दिशा में चलता है। दूसरा है ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी, जो एक साइन वेव की तरह लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। एसी की खासियत ये है कि इस पर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का विशेष प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से इसे लंबी दूरी तक भेजना बहुत आसान और कुशल हो जाता है। अब इस बहते हुए करंट को कंट्रोल कैसे किया जाए? इसके लिए इंजीनियर 3 बहुत ही कमाल के पैसिव सर्किट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। रेजिस्टर्स, जो करंट का रास्ता रोकते हैं और ऊर्जा को गर्मी के रूप में बाहर निकालते हैं। कैपेसिटर्स, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। और इंडक्टर्स, जो एक मैग्नेटिक फील्ड में ऊर्जा जमा करते हैं। ये तीनों मिलकर किसी भी छोटे या बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की नींव बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, आधुनिक दुनिया को शक्ति देना, उत्पादन और ग्रिड। हमारी दुनिया को रोशन करने वाली ये बिजली बनती कैसे है, ये टेबल उसी की तुलना करती है। चाहे आप कोयला और परमाणु जैसी थर्मल ऊर्जा लें या हवा और पानी की गतिज ऊर्जा, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैकेनिकल जनरेटर को ही घुमाते हैं। मतलब ये आज भी पूरी तरह से फैराडे के पुराने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही चल रहे हैं। इसमें सिर्फ सौर ऊर्जा अपवाद है, जो फोटोवोल्टिक प्रभाव का इस्तेमाल करके सीधे धूप को बिजली में बदल देती है। बिजली पैदा करना एक बात है, लेकिन उसे स्टोर करके रखना वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स को सप्लाई और डिमांड के बीच एकदम सटीक रियल टाइम बैलेंस बनाकर रखना होता है। आजकल हम हवा और सूरज जैसी रिन्यूएबल ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कभी होती है कभी नहीं। इसलिए बड़ी बड़ी बैटरियां या पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज जैसी तकनीकें इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत अहम हो गई हैं। इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मर भी बहुत ज़रूरी हैं, जो इस बिजली को बिना ज़्यादा नुकसान के दूर दूर के शहरों तक पहुंचाते हैं। और अब हमारा आखिरी भाग 5, विद्युत और प्राकृतिक दुनिया मानव आविष्कार से परे। चलिए वापस चलते हैं उस दुनिया में जहां से ये सब शुरू हुआ था। हम इंसानों ने बड़े बड़े पावर प्लांट और ग्रिड तो बना लिए, लेकिन प्रकृति की ताकत का पैमाना देखिए। आसमान में जब बिजली कड़कती है तो एक बड़े बादल का वोल्टेज 100 मिलियन यानी 10 करोड़ वोल्ट तक पहुंच सकता है। जरा सोचिए, इंसान के बनाए ग्रिड इस प्राकृतिक ताकत के सामने कितने छोटे नजर आते हैं। और बिजली सिर्फ आसमान के बादलों में ही नहीं है, ये जीवों के शरीर के अंदर भी मौजूद है। समुद्र में शार्क इलेक्ट्रो रिसेप्शन का इस्तेमाल करती हैं, मतलब वो अपने शिकार से निकलने वाले बेहद हल्के इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर लेती हैं। इलेक्ट्रिक ईल नाम की मछली तो खुद ही इतना हाई वोल्टेज पैदा करती है कि उसका शिकार सुन्न हो जाता है। और हम इंसान, हमारा खुद का शरीर बिजली पर चलता है। हमारे न्यूरॉन्स एक्शन पोटेंशियल के जरिए इलेक्ट्रिक पल्स भेजते हैं, जिससे हमारा दिमाग हमारी मांसपेशियों से बात कर पाता है। हमारा हर एक विचार एक इलेक्ट्रिक सिग्नल ही तो है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विचार आता है। जरा सोचिए, जिस शक्ति को इंसान कभी सिर्फ एक जादू या देवताओं का क्रोध समझता था, आज वही शक्ति हमारे बड़े बड़े शहरों को रोशन कर रही है और यहाँ तक कि हमारे दिलों की धड़कनों को भी कंट्रोल कर रही है। तो सवाल ये है कि इस इलेक्ट्रिक चिंगारी में अभी और कौन कौन से रहस्य और संभावनाएं छिपी हो सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरी तरह समझने की हमारी ये खोज अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक शुरुआत है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।